That's my fact check. ये साल 2026 है। आधुनिक युद्ध कला के सारे पुराने दावे हवा हो चुके हैं। जिस इजरायली आयरन डोम और सुरक्षा कवच को दुनिया में फूल प्रूफ और अचूक बताया जाता था, उसकी हवा हाल के संघर्षों में ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन स्वाम्स ने निकाल दी है। पश्चिम की जो सैन्य तकनीक अरबों डॉलर्स में बेची जा रही थी, वो आज पूरी तरह अभेद्य नहीं रही। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे जैसे इजरायली सुरक्षा तंत्र की कमियां उजागर हो रही हैं, भारतीय कूटनीति और यहां के एक बड़े राजनीतिक धड़े का झुकाव उस तरफ कम होने के बजाय और गहरा होता जा रहा है। आखिर तकनीक की इस नाकामी के बावजूद भारत की एक ऐसी मजबूरी है। क्या ये रणनीतिक दूरदर्शिता है या हमारी विदेश नीति का कोई गहरा ढांचागत संकट? गौर करिए, 2014 के बाद के मनोवैज्ञानिक बदलाव और सावरकर के आगे के हिंदुत्व पर। इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शुरुआती विचारक एम.एस. गोलवरकर ने अपनी 1939 की किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में यहूदियों को लेकर अलग नजरिया रखा था। वहां उन्होंने अल्पसंख्यकों के संदर्भ में जर्मनी के राष्ट्रवाद का उदाहरण दिया था। लेकिन 2014 के बाद भारतीय दक्षिण पंथ ने इतिहास के उन पन्नों को पीछे छोड़ दिया। अचानक जायनिज्म कट्टरपंथी हिंदुओं का सबसे प्रिय विचार बन गया। क्यों? विश्लेषक मानते हैं कि 2014 के बाद भारत के बहुसंख्यकवादी विमर्श को अपनी घरेलू राजनीति को सही ठहराने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रोल मॉडल की जरूरत थी। इजराइल एक ऐसा कथित मुल्क है जो खुद को लोकतंत्र भी कहता है और खुलकर यहूदी बहुसंख्यकवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद को अपनी राजकीय नीति बताता है। भारतीय दक्षिण पंथ को इजराइल में अपने हिंदू राष्ट्र के सपने का एक व्यावहारिक और आधुनिक मॉडल दिखाई देता है, जहां सुरक्षा के नाम पर किसी भी आंतरिक या बाहरी आवाज को कुचला जा सकता है। अब देखिए इस नैरेटिव की विफलता और अमेरिकी और इजरायली हथियारों का सच। कूटनीति के जानकार अक्सर दावा करते हैं कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के कारण इजराइल के आगे नतमस्तक है। लेकिन क्या ये हथियार वाकई अचूक हैं? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़े बताते हैं कि भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। लेकिन यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संकट ने साबित कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल तकनीक बेहद खर्चीली है और बड़े पैमाने के पारंपरिक युद्धों में इसकी सीमाएं हैं। जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम अरबों डॉलर खर्च करके भी कुछ $100 के ड्रोन्स को रोकने में हांफने लगे, तो सुरक्षा का यह मॉडल वित्तीय रूप से अव्यावहारिक हो जाता है। इसके बावजूद भारत इस चक्रव्यूह में फंसा है, क्योंकि पिछले कुछ साल से हमारी सेनाओं की तकनीक और कलपुर्जे इस कदर पश्चिमी और इजरायली प्रणालियों से जुड़ चुके हैं कि रातों रात इनसे पीछा छुड़ाना भारत के लिए रणनीतिक रूप से आत्मघाती होगा। अब जानिए कि 2017 की यात्रा और कूटनीतिक टाइमलाइन का सच था क्या। साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल अवीव की यात्रा की, तो इसे एक नए युग की शुरुआत कहा गया। लेकिन आलोचक इस कूटनीति के समय पर गंभीर सवाल उठाते हैं। इस यात्रा के बाद से ही मध्य पूर्व का कूटनीतिक संतुलन तेजी से बिगड़ा। भारत ने अपनी दशकों पुरानी नीति, जिसमें वो इजराइल और अरब देशों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाकर रखता था, उसे ताक पर रख दिया। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की इस एकतरफा आक्रामकता ने पश्चिम एशिया में भारत की उस विश्वसनीय मध्यस्थ वाली छवि को कमजोर किया, जो कभी
नई दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। मोदी की इस यात्रा ने भारत को अमेरिका इजराइल के उस धड़े के बेहद करीब ला खड़ा किया, जिसका खमियाजा आज भारत को बदलते क्षेत्रीय समीकरणों में भुगतना पड़ रहा है। तो आखिर कूटनीतिक लाचारी और ट्रंप के सामने हाउडी और अब चुप्पी की वजह क्या है? यह दरअसल वैचारिक मोर्चे पर एक और विरोधाभास है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाने वाली भारतीय लीडरशिप आज वैश्विक संकटों पर बेहद रक्षात्मक या यूं कहें कि मिमियाई हुई क्यों दिखती है? कूटनीतिक गलियारों में इसे श्रिंकिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। भारत ने खुद को वैश्विक मंचों पर एक विश्व गुरु के रूप में पेश तो किया, लेकिन असलियत यह है कि जब अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य और आर्थिक नीतियां थोपते हैं तो भारत के पास विरोध करने की बहुत कम गुंजाइश बचती है। भारत रूस और ईरान से तेल खरीदने के अपने फैसले को तो जैसे तैसे सही ठहरा लेता है, लेकिन मध्य पूर्व के मामले में अमेरिकी दबाव के आगे वो खुलकर इजराइल की आक्रामकता की निंदा नहीं कर पाता, भले ही इसके कारण उसके अपने नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा हित खतरे में पड़ जाएं या कीमत ज्यादा चुकानी पड़े। तो इस आर्थिक गलियारे की मौत हुई कैसे और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्लॉप शो क्यों बन गया? असल में भारत की इस झुकी हुई विदेश नीति की सबसे बड़ी आर्थिक मार उसके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर पड़ी है। साल 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में बड़े जोर शोर से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया था। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कार्ड के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन शर्त यह थी कि इसके लिए इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते सामान्य हों। इजराइल की जायनवादी सरकार की हठधर्मिता और उसके बाद भड़के हिंसक टकराव ने इस पूरे कॉरिडोर को कागजों पर ही दफन कर दिया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी कमजोरी यहां उजागर होती है। भारत ने एक ऐसी ताकत इजराइल पर अपना दांव लगाया जिसके राजनीतिक फैसलों पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं था, और नतीजा यह हुआ कि भारत का अरबों डॉलर का राजनीतिक सपना बीच अधर में लटक गया। तो घरेलू राजनीति बनाम वैश्विक हकीकत और दोमुही कूटनीति का संकट आखिर है क्या? यह पूरी कूटनीति का सबसे कमजोर पहलू इसका दोमुहापन है। भारत की घरेलू राजनीति में इजराइल का समर्थन करके बहुसंख्यक वोट बैंक को तो खुश कर लिया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को आज भी संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के पक्ष में या युद्ध विराम के समर्थन में वोट देना पड़ता है, या अब तो वो पलायन भी करने लगा है। ये कूटनीतिक मजबूरी साउथ ब्लॉक की फाइलों में साफ दिखती है। एक तरफ सोशल मीडिया पर इजराइल को सच्चा दोस्त बताया जाता है, तो दूसरी तरफ खाड़ी के देशों की नाराजगी से बचने के लिए गजा को मानवीय मदद भेजनी पड़ती है। विदेश नीति का यह विरोधाभास दुनिया के सामने भारत की छवि को एक मजबूत और नीति आधारित राष्ट्र के बजाय एक अवसरवादी खिलाड़ी के रूप में पेश करता है, जिसके पास वैश्विक संकटों पर कोई स्पष्ट नैतिक स्टैंड नहीं है। तो खोखली वैचारिकता का कड़वा सच आखिर है क्या? सच ये है कि 2014 के बाद से हिंदुत्व और जायनवाद के बीच जो रोमांस शुरू हुआ वो कोई ऐतिहासिक या रणनीतिक दूरदर्शिता नहीं, बल्कि एक घरेलू राजनीतिक नैरेटिव की मजबूरी है। इजरायली सुरक्षा तंत्र की विफलता और पश्चिमी हथियारों की कमियों को देखने के बावजूद भारत का उधर झुके रहना
यह साबित करता है कि हमारी विदेश नीति अपनी सामरिक स्वायत्तता खो चुकी है। जब कूटनीति देश के वास्तविक आर्थिक और सुरक्षा हितों के बजाय घरेलू वोट बैंक और काल्पनिक वैचारिक भाईचारे से संचालित होने लगे, तो परिणाम कूटनीतिक लाचारी के रूप में ही सामने आते हैं। भारत आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे सोशल मीडिया के नैरेटिव से बाहर निकलकर यह स्वीकार करना होगा कि खोखले सुरक्षा तंत्र और एकतरफा कूटनीति कभी किसी देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो फौरन अपना लेट्स माइक ऐप डाउनलोड करिए ताकि हमारा संवाद निर्बाध चलता रहे, क्योंकि आप ही हमारी ताकत और पहचान हैं। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.